हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमर शर्मा एक बार फिर आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक को लेकर हूं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के वंश खिलजी वंश की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आज मैं उसी प्लेस पे खड़ा हूं जहां से एक्चुअली पढ़ाना शुरू किया था। ये वही बोर्ड है, लगभग 5 साल 6 साल पुराना बोर्ड मैं आज यूज कर रहा हूँ। लॉकडाउन के थ्रू वहां तक पहुंचा हूँ। ठीक है, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली है खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो समय है 1290 से 1320 ईस्वी। आपको इसका समय याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए, जिसमें अगर शॉर्ट टाइम की बात करें सबसे कम समय के लिए वंश रहा है तो वो खिलजी वंश रहा। बात आती है इस वंश का संस्थापक कौन था। एक्चुअली बलवानी वंश के समय कैकुबाद के समय उसका अंगरक्षक बनकर एक व्यक्ति सामने आया। उसका नाम था फिरोज शाह खिलजी, जिसका पूरा नाम है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, उसका जब सामने आया उसने क्या करा, अब उसके समय मंगोलों के जो आक्रमण हुए उसको कहना चाहिए उसका विरोध करा, यानी कि उसके लिए एक दृढ़ता से उसका सामना किया, जिससे खुश होकर कैकुबाद ने इसे शाइस्ता खां, ये लिखा है आपके लिए, शाइस्ता खां की उपाधि दी। क्वेश्चन एग्जाम में आता है फिरोज शाह को कौन सी उपाधि दी गई, शाइस्ता खां की। किसने दी, कैकुबाद ने। ठीक है, जब अंतिम उसका शासक क्यूमर्स आता है, बलबन का अंतिम शासक आता है क्यूमर्स, तो उसी को मारकर फिरोज शाह ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और एक नए वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश में फिरोज शाह के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1290 से 1296 वर्ष तक की शासक रहा। और सबसे बड़ी बात यह है, दिल्ली सल्तनत का अगर सबसे बड़ा कोई शासक एक्चुअली आयु में सबसे लंबा अगर कोई व्यक्ति रहा है, सबसे ज्यादा आयु का व्यक्ति रहा है, तो 70 वर्ष की आयु में राजा बनने वाला व्यक्ति फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह खिलजी है, सॉरी। ठीक है, फिरोज शाह खिलजी है। एक्चुअली फिर आएगा, इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया, तो देखना किलाखरी, दिल्ली के समीप किलाखरी या कुलागढ़ी नामक एक स्थान पर किले पर इसने अपना राज्याभिषेक करा लिया। राज्याभिषेक कराने के बाद एक्चुअली जब आयु अधिक हो रखी थी तो ये कार्य करने में सक्षम कम था। इसे आवश्यकता थी किसी और व्यक्ति की उसको सपोर्ट करे, तो इसने सपोर्ट करने के लिए किसको अपने साथ लिया, वो उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक्चुअली इसका भतीजा है और शाहबुद्दीन खिलजी का बेटा है। यानी कि शाहबुद्दीन खिलजी किसके पिता का नाम है, अलाउद्दीन खिलजी के, और भाई किसका है, फिरोज शाह खिलजी का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को अपने साथ लिया और अलाउद्दीन खिलजी को अपने भतीजे के साथ साथ अपना दामाद भी बना लिया और अपने साथ साथ रखकर अपनी सेना का प्रमुख भी नियुक्त कर दिया। अब क्या होता था, उत्तर भारत में तो आपका दिल्ली सल्तनत फैली हुई थी, दक्षिण भारत तक ले जाने का कार्य अगर किसी व्यक्ति ने किया तो उस व्यक्ति का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। जब ये दक्षिण भारत जाता है तो एक्चुअली दक्षिण भारत में इसने सबसे पहले अगर कहीं आक्रमण किया तो वो था देवगिरी पर आक्रमण, है ना, देवगिरी साउथ इंडिया में आक्रमण किया। तो वहां के राजा है रामचंद्र देव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 1296 में आक्रमण किया, 1294 की तैयारी चल रही थी। ठीक है, इस पे जब आक्रमण किया तो रामचंद्र देव से इसने अपार संपत्ति धन लूटा और उस धन को अपने पास रखा, यानी कि अपने राजा फिरोज शाह को न देकर अपने पास रख लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास पैसा हो गया, सेना हो गई, तो अब इसके मन में भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी राजा बन सकता हूँ, और खुद को राजा के पद पर इसने मनोनीत करने की घोषणा कर दी, यानी कि खुद की योजना बनानी शुरू कर दी। और इसने फिर क्या करा, 1296 ईस्वी में, आप देख रहे हैं 1296 ईस्वी में धोखे से किसकी मृत्यु कर दी, फिरोज शाह खिलजी की मृत्यु करती और खुद को राजा घोषित कर दिया। अब जब ये राजा बन के सामने आया तो इसने अपना पहला राज्याभिषेक जो कराया वो काड़ा मणिकपुर में किया, काड़ा मणिकपुर में। फिर अक्टूबर 1296 में इसने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक कर लिया, यानी खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन जब सुल्तान बना ये तो इसके सामने कई विरोध का सामना इसे करना पड़ा, कई विरोध इसके सामने हुए, है ना, जिसमें प्रमुख थे अमीरों का विद्रोह, गुजरात का विद्रोह, है ना। इन विद्रोह को दबाने के लिए इसने क्या करा, इसने एक काम करा, विद्रोह को दबाने के लिए अमीर वर्गों को दी जाने वाली भूमि, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया, यानी कि जब अमीर वर्ग को पैसा ही नहीं होगा तो विरोध कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसने क्या काम करा, नशाबंद। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सल्तनत काल में किस राजा ने नशे पर पाबंदी लगा दी, तो नशे पर पाबंदी लगाने का काम किसने कराया भाई साहब, आपके तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने नशा बंद कर दिया, और जैसे शराब, नशा, गांजा, सल्फा वगैरह सब बंद कर दिया, और गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की। यानी कि गुप्तचर अगर होंगे, अगर कोई कहीं विवाद होने वाला हो, कहीं विस्फोट होने वाला हो, कोई ऐसी योजना बनने वाली हो, तो गुप्तचर प्रणाली के जो व्यक्ति होंगे वो इसे पहले सूचना दे देंगे, जिसको पहले से पहले उसका दमन किया जा सके। ठीक है, इसके बाद इसने जो सम्मेलन होते थे अमीर वर्गों के सम्मेलनों पर रोक लगा दी, विवाह संबंधों पर रोक लगा दी, उनकी जो दावतें होती थी उन पर भी रोक लगा दी, जिससे कि विरोध को दबाया जा सके। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी ने काम और किया, खुद को निरंकुश शासक घोषित किया। निरंकुश शासक का मतलब होता है कि राजा का भला होना चाहिए, जनता का भला हो या ना हो। ठीक है, खुद को निरंकुश शासक घोषित करा, और निरंकुश शासक बनने के साथ साथ इसने इस्लाम को, यानी कि मजहब को अपने शासन से दूर रखा। ठीक है, यानी कि किसी खलीफा, इससे पहले जितने शासक हो रखे थे वो खलीफा वगैरह की हेल्प लेते थे, उनसे सुल्तान पदवी लेते थे, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, फिर इसने क्या करा, गुजरात अभियान किया। गुजरात अभियान हुआ 1298 में,
यानी कि देवगिरी के बाद राजा बनने के बाद 1298 या 1297 भी इसका वर्ष आता है। इसमें इसके जो सेना का प्रमुख थे, इसके लिए जो हेल्प कर रहे थे, उनका नाम था उल्ग खां और नुसरत खां। उल्ग खां और नुसरत खां इसके कहना चाहिए सेनापति बनकर युद्ध के लिए पहुंचे। उस समय गुजरात पर शासक था कर्णदेव तृतीय का। कर्णदेव तृतीय के विरुद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ, गुजरात अभियान को अलाउद्दीन खिलजी बड़े आसानी से जीत जाता है। और इस युद्ध में जीतने के बाद धन संपदा के साथ साथ इसने नुसरत खां से एक व्यक्ति को जीत कर लाया। उस व्यक्ति का नाम है मलिक काफूर। क्या नाम है, मलिक काफूर। मलिक काफूर को उसने कितने रुपए में खरीदा, 1000 दिनार में। इसलिए मलिक काफूर एक किन्नर है जो इसके लिए आगे बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एक सेनापति नियुक्त होता है, बहुत ज्यादा युद्ध लड़ता है इसके लिए। मलिक काफूर को खरीदा 1000 दिनार में, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा गया। ठीक है, इसके बाद रणथंबोर का अभियान होता है। रणथंबोर का 1301 में हुआ, जहाँ के शासक हम्मीर देव थे। हम्मीर देव से लड़ने के लिए भी कौन कौन गया, उल्ग खां और नुसरत खां ही लड़ने के लिए गए। लेकिन इस युद्ध में नुसरत खां मारा गया। नुसरत खां के मरने पर इसने हम्मीर देव के खिलाफ खुद विद्रोह छेड़ दिया। और इस विद्रोह में इनके मंत्री हैं, हम्मीर देव के मंत्री, उसका नाम है रणमल। रणमल ने क्या करा, हम्मीर देव को धोखा दिया और अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गए, जिसके कारण क्या होता है भाई, हम्मीर देव को हार का सामना करना पड़ता है और रणभूमि में अपने प्राण त्यागने पड़ जाते हैं। ठीक है, पहली बार अगर राजस्थान में जोहर व्रत हुआ है तो वो हम्मीर देव के ही साम्राज्य में हुआ है। यानी कि रणथंबोर में 1301 में पहली बार राजस्थान के अंदर जोहर व्रत महिलाओं ने वहां किया। जोहर व्रत के बारे में आप लोग बड़े भली भांति जानते हैं ना। अपने सती व्रत को बचाने के लिए, पति व्रत को बचाने के लिए महिलाएं जो अपने प्राण त्याग देती थी, उसे ही हम जोहर व्रत के नाम से जानते हैं। फिर चित्तौड़गढ़ का अभियान है। चित्तौड़गढ़ का अभियान में राणा रतन सिंह वहां के शासक हो रखे हैं। बड़ा वीरता के साथ इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया। 1303 की घटना है। और रानी पद्मावती, ये पद्मनी का संबंध भी चित्तौड़ से जोड़ा गया है। एक बात और याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक प्रसिद्ध इतिहासकार, एक शायर है, उसका नाम अमीर खुसरो है ना। अमीर खुसरो इसके साथ थे। लेकिन घटना 1303 ईस्वी की है। अमीर खुसरो ने कहीं भी पद्मावती के बारे में वर्णन नहीं किया। लेकिन 1540 में पुस्तक आती है पद्मावत के नाम से। ठीक है, वो किसने लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने इस युद्ध के बारे में वर्णन किया कि चित्तौड़गढ़ का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए किया था, अर्थात वो सफल नहीं हो पाया। और उन महिलाओं ने भी जोहर कर अपने प्राणों को त्याग दिया था। इसके बाद 17 देवगिरी और पूरे भारत में इसने कई अभियान करे, जिसमें ये विजय प्राप्त करता रहा और धन धान्य जोड़ता रहा। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे बड़ी घटना थी मंगोल आक्रमण। ठीक है, देखना, मंगोल जो भारत में बस गए थे उन्हें हम नव मुस्लिम भी बोलते हैं ना। तो नव मुस्लिमों ने हम्मीर देव का साथ दिया था। ठीक है, तो मंगोल आक्रमण अगर सर्वाधिक किसी के शासन में हुए हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए, लगभग 6 बार। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है भाई, सैनिक सुधार के लिए भारत में या सल्तनत काल में सैनिक सुधार के लिए सबसे पहले कौन सा राजा आगे आया, किस राजा ने सबसे ज्यादा इसका यूज किया। तो देखना, सैनिक सुधार के लिए सैनिकों के लिए सबसे पहले नगद वेतन शुरू और स्थायी सेना। इससे पहले जो राजा होते थे वो स्थायी सेना नहीं रखते थे। जरूरत पड़ने पर सेना को रख लिया, अन्यथा सेना को नहीं रखा। ठीक है, तो स्थायी सेना रखनी शुरू करी, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू करा। इससे पहले क्या होता था, भूमि वगैरह दी जाती थी, लेकिन इसने क्या करा, वेतन ही देना शुरू करा। ठीक है, नगद वेतन देना शुरू करा और उनका हुलिया रखना शुरू करा, यानी गेटअप रखते थे वो लोग, उनकी सारी सब जानकारी भी रखते थे। ठीक है, फिर सैनिक भी सुधार हुआ और उसके बाद इसने करा बाजार नियंत्रण। एक्चुअली भारत में आप देखते हो मूल्य नियंत्रण प्रणाली अगर भारत में लागू करने वाला व्यक्ति है तो वो आपका अलाउद्दीन खिलजी ही है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, बाजार नियंत्रण करा और बाजारों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे कि जरूरत के सामानों के लिए मार्केट अलग था, गुलामों के लिए, दासों के लिए और घोड़ों के लिए मार्केट अलग था, जो आपकी दैनिक आवश्यकताएं थी या फिर हाथ से निर्मित मार्केट सामान होता था उसके लिए मार्केट अलग था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसका जो टाइम ऑफ पीरियड है वो 1296 से 1316 ईस्वी है, यानी कि 20 वर्ष। इन 20 वर्षों में किसी भी वस्तु का भाव नहीं बढ़ाया गया, सबका मूल्य भाव वही का वही बना रहा। ये एक बर्नी जो इतिहासकार है उन्होंने भी बात बोली कि ये एक वाकई काबिल तारीफ बात कह सकते हैं आप कि 20 वर्षों तक अनाज पर, यानी कि खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उन पर एक भी रुपए का मूल्य वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। ठीक है, अच्छा एक बात और आती है, राजस्व की वृद्धि के लिए क्या करा। तो राजस्व की वृद्धि के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सेना पर कर लगाने शुरू करे और सबसे बड़ी बात थी अपनी कृषि पर, यानी कि अपने किसानों पर कर लगाना शुरू करा। और वो कितना कर दिया, 1/2, यानी कि 50%। जो भी उनको कहने उत्पादन होता था उसका 1/2 ये अपने पास रखता था। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद इस वंश को आगे बढ़ाने का मोहम्मद शाह खिलजी ने किया। मोहम्मद शाह खिलजी आता है आपका 1316 से 1320 ईस्वी तक। एक्चुअली ये एक अच्छा राजा नहीं हुआ। इसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया, खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और थोड़ा सा ही मस्तिष्क अपंग भी रहा। वरक शाह खिलजी ये नग्न अवस्था में आ जाता था दरबार में।
ठीक है, नगरावासा दरबार में घूमता था, महिलाओं के वस्त्र पहनकर घूमता था, तो इसलिए इसका विरोध कई बार हुआ। और इसके बाद इसका जो शासक बन के आया वो नसरुद्दीन खुसरो खां बन के आए। नसरुद्दीन खुसरो खां है एक्चुअली एक ऐसा व्यक्ति है जो परावर्तित हिंदू है सॉरी परावर्तित मुस्लिम है, हिंदू था मुस्लिम हो गया वो। जब उसको शासक बना दिया गया तो उसका विरोध होना शुरू हुआ। बोले भाई एक ऐसा व्यक्ति, इस्लाम खतरे में है, इस तरह की बातें आनी शुरू हुई और इसे भी इसका पद से मुक्त कर दिया गया। अब क्या होता है, दिल्ली सल्तनत पे एक नया वंश आता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए आप, फिर बात समझने की कोशिश कीजिए। खिलजी वंश के बारे में आप बात कर रहे हैं। इसका समय 1290 से 1320 ईस्वी है। फिरोज शाह खिलजी इस वंश का संस्थापक हुआ। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य को संभाला। उसके बाद क्या होता है, सैनिक सुधार इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बाजार नियंत्रण से क्वेश्चन बनते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा गुजरात अभियान का वर्ष क्या है, देवगिरी का राजा कौन था, रामचंद्र देव। आपको याद रखना पड़ेगा चित्तौड़गढ़ का राजा उस समय कौन हुआ था, राणा रतन सिंह। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। थैंक यू।